नमस्कार और 70वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आप सबको। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश को लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया। मौका जश्न आजादी का था, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। खासतौर से वित्त, रेलवे, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग में हुए कामों की उन्होंने जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र भी दिया। उन्होंने जीएसटी और रियल एस्टेट बिल को देश की तरक्की के लिए बड़ा कदम भी बताया। प्रधानमंत्री ने गरीबों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं की सफलता को भी गिनाया। लेकिन एक बड़ा थीम अगर हम बताएं कि क्या निकल कर आया कि प्रधानमंत्री ने आज पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधते हुए बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट में मानव अधिकारों के उल्लंघन का जिक्र किया और भारत के प्रति भरोसा रखने के लिए वहां के लोगों का आभार भी व्यक्त किया। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ओके, आइए हम चर्चा शुरू करते हैं और पूरे स्पीच को एनालाइज करते हैं। वैसे 1 घंटे 34 मिनट की स्पीच रही थी और हमारे खास शो में इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय और शरद प्रधान भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सबका। नीलांजन, पहले आपसे एक एनालिसिस, आप स्पीच को कैसे रेट करेंगे? प्रधानमंत्री एक बहुत ही बढ़िया वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, तीसरी की स्पीच थी, क्या हाइलाइट्स आपको नजर आए? देखिए, मोटे तौर पे अगर हम एडजेक्टिव दें तो शायद लैकलस्टर इसको दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो अपेक्षित था वो दिशा में प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है। अमूमन 15 अगस्त के जो भाषण होते हैं उसमें सरकार के नए नीतियों के बारे में, नए स्कीम्स के बारे में ज्यादा एम्फेसिस होता है। 1.5 घंटे से ज्यादा इस भाषण में लगभग 2/3 हिस्सा सरकार ने पिछले 2 साल प्लस में क्या क्या किया है उसी के ऊपर बल था। तो जो 26 मई को जो इंडिया गेट में कार्यक्रम हुआ था, दूसरी एनिवर्सरी पे, उसकी जो शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री ने वहां मजाक में बोला था कि मुझे 1 सप्ताह पूरा चाहिए होगा अगर ब्यौरा देना है कि सरकार ने क्या कुछ किया है। उसको आज इन्होंने दोहराया। तो लगभग ये मई से लेके अगस्त तक में ये लिस्टिंग क्या क्या अचीवमेंट हुआ है ये चलता आया है। मेजर स्कीम्स में जो एक अनाउंसमेंट हुआ है वो जो हेल्थ के लिए जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनके लिए 1 लाख तक का खर्चा जो सरकार उठाएगी, मेरे ख्याल से एक मेजर अनाउंसमेंट है। लास्ट मैन डिलीवरी पे एम्फेसिस संकेत दिखाता है कि प्रधानमंत्री का जो डीबीटी में सक्सेस है, मोदी जी के बारे में और कुछ कहे ना कहें, उनकी जो प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है उसमें वो फाइन ट्यूनिंग हमेशा कर पाते। गुजरात में भी देखा था कि उनकी जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं उनको ठीक तरह से, जो गलतियां हैं उनको दूर करके ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो डीबीटी जो यूपीए के समय शुरू हुआ था, जिसका सही तरीके से रोल आउट नहीं कर पाए थे, उसको इन्होंने 2 साल में काफी हद तक कर लिया है। अगले 2.5 साल में भी इसकी काफी एम्फेसिस होगी और शायद ये एक मुख्य प्लैंक होगा 2019 में। एक और पाकिस्तान का जो जिक्र किया आपने, वो एक बहुत अहम कंपोनेंट होगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी, एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी मोदी जी के स्कीम में दोबारा से वापसी हो रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इनफैक्ट इस पर थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूंगी शरद प्रधान।
अब तक जो भारत की विदेश नीति नजर आ रही थी पाकिस्तान के साथ, नरम गरम की बात हो रही थी, अब फ्रंट फुट पर जाकर प्रधानमंत्री ने बहुत ही एक अग्रेसिव पोजीशन ले ली है। कश्मीर की तो बात छोड़िए, उन्होंने बलूचिस्तान और गिलगिट की सीधे बात की है। वहां पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं और वहां के लोगों का शुक्रिया अदा किया, उनको सीधे एड्रेस किया है। ये बिल्कुल ये दर्शाता है कि मोदी जी सीधे अब टेक ऑन कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो अभी तक नहीं किया गया। पीओके की बात करके, जो कि लोग जो बड़ी दबी जुबान में करी जाती थी, वो एग्रेसिवली करके और बलूचिस्तान और गिलगिट की बात करके उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि वहां जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के को कश्मीर को लेकर के दखलंदाजी करता है और बहुत दफे ह्यूमन राइट्स इशू बना देता है, टेररिज्म के इश्यूज को, उसका जवाब दिया है। और एक और इसमें अहम चीज है कि देखिए जो कश्मीरी टेररिस्ट हैं, उनसे ये पहली दफा एक अपील की तरीके से नजरिए से किया है, कॉन्फ्रंटेशन नहीं लिया है। उनको कहा है कि हम तुम्हें, उन जवान लोगों को कहा है कि वापस आ जाओ। ये एक समझाने की कोशिश करिए, जो एक बड़ा अच्छा कदम है और जिसको पॉजिटिव नजरिए से लेना चाहिए कि ये कॉन्फ्रंटेशन तो बहुत दिनों से चल रहा है, आर्मी एक्शन बहुत दिनों से चल रहा है जी। ये एक अपील करी है जिससे कि वो जो मिसडायरेक्टेड यूथ है वहां का, वो वापस आए। ओके, आलोक शर्मा जी, आप कैसे देखेंगे इस स्पीच को? संभव बनाने की बात की प्रधानमंत्री ने, बार बार जो असंभव चीजें हैं, उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि जो पिछली सरकारों के स्कीम्स थे उन्हें वो आगे बढ़ा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं आज सबसे पहली जो अच्छी शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने नेहरू जी को आज महापुरुष के तौर पर स्थापित किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो माइंडसेट था, कहीं ना कहीं वो आज रियलिटी को और देश की सच्चाइयों को, जो जमीनी हकीकत है, उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं सक्षम हुआ है। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने भाषण दिया, आप देखिए, मैं नीलांजल भाई की बात से काफी हद तक सहमत हूं कि पूरी तरह से स्वस्तुति, एक तरफ वो कहते हैं कि अहंकार से सरकार नहीं चलती है, लेकिन पूरा का पूरा भाषण अहंकार से भरा हुआ था। लगभग 60% भाषण उन्होंने कांग्रेस और पुरानी जितना भी हमारा इतिहास रहा है उसको कोसने में लगा दिया। 10% उन्होंने तुकबंदी में लगा दिया, लेकिन तुकबंदी से सरकारें नहीं चलती हैं। आज आप देखिए कि 2 साल पहले का मोदी जी का जो भाषण था, ना आज वो बॉडी लैंग्वेज थी, ना वो दर्शकों में उत्साह था, ना वो उस तरह की तालियां थी, सीटें खाली थी। शायद डीडी न्यूज के कैमरामैन को कहा गया था कि खाली सीटें नहीं दिखाई जानी चाहिए। आज उन्होंने कहा कि आज अपेक्षाओं की सरकार है, लेकिन शायद वो भूल गए कि अपेक्षाओं की सरकार नहीं, आज वो सपने टूटने की सरकार है। आज ऐसा लग रहा है जैसे 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। आलोक जी, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा। वापस नहीं आएंगे। आलोक जी, इस तरह से उन्होंने आज आलोक जी, आंकड़े झूठ का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है। शायद आपने स्पीच सही से नहीं समझ पाने के। आलोक शर्मा जी, स्पेसिफिकली गिलगिट और बलूचिस्तान पे जो बोला प्रधानमंत्री ने, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर को जितना आज के भाषण में स्थान मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला। लेकिन गिलगिट की बात करना, बलूचिस्तान की बात करना, पीओके की बात करना स्वागत योग्य है। आज देश की सरकार को पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी तक विदेश नीति आम साड़ी या शॉल, लाहौर में लैंडिंग, मोदी के साथ वहां पर मोदी जी का नवाज शरीफ जी के साथ लंच डिनर सब फेल हो चुका है। इस नए पोजीशनिंग का स्वागत करते हैं। पूरी तरह से वापस पूरी तरह से आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से उन्होंने सुराज से बात शुरू की, सुराज के मामले में उन्होंने बात तो शुरू कर दी। हम हर पॉइंट पे आएंगे आलोक शर्मा जी, एक साथ आप सारा मत बताइए, हम हर पॉइंट पे आएंगे, हम हर पॉइंट पे आएंगे, हम उसके हर पॉइंट के दोनों पहलू लेंगे, तो एक एक करके हम चलते हैं। आई एम जस्ट फोकसिंग थोड़ा सा गिलगिट और बलूचिस्तान पर, क्योंकि हमें लगता है कि ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अब तक हम बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर तो हमारा है, अब आप जाकर बात कर रहे हो बलूचिस्तान की। ये दुखती रक्त है पाकिस्तान की, वहां पर आपने जाकर सीधा प्रहार किया है। 2 मिनट का समय चाहूंगा तमन्ना जी। देखिए,
पहले तो मैं कहना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री को। उन्होंने बहुत बैलेंस स्पीच की, जिसमें उन्होंने गरीबों के बारे में की, गरीबों के उत्थान के बारे में बात की, जितनी सारी स्कीमें हैं गरीबों के लिए उनके उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, जो इम्प्लीमेंट हुई है, जो आने वाले सालों में, आगामी दिनों में जो आएंगी, उसके बारे में बताया। उन्होंने किसानों के बारे में बहुत डिटेल बताया कि किस तरह के जमीन में किस तरह से क्या क्या चीज होनी चाहिए, उसके लिए हेल्थ सॉइल कार्ड और उस बाकी चीजें जो स्कीम हमारी, चाहे वो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम हो या बहुत सारे जो किसानों से रिलेटेड हो, उसके बारे में बात की। उसी तरह उन्होंने यूथ के बारे में भी की, नौकरियों से रिलेटेड बात की, जो हमारे यूथ के लिए नौकरियां हैं। और आप सारा बताएंगे तो और एक, लेकिन जो आपने अभी, मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन जो आपने मुख्य बिंदु पे आपने जो पूछा है मुझसे, देखिए मैं आपको एक ही मिनट बोलूंगा कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पीओके का मसला जो 70 सालों में किसी ने नहीं उठाया, आज हमारे प्रधानमंत्री ने उठाया। देखिए कांग्रेस ने बराबर शाइड अवे फ्रॉम रेजिंग दिस इशू। हम वो बिल्कुल 1994 में पास किया रेजोल्यूशन, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है किसी तरह ने। आलोक जी चुप रहिए प्लीज, बोलने दीजिए मुझे। आपकी बड़ी गंदी आदत है आप बीच में इंटरप्ट करने की। मैं आपको सुन रहा था, तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कभी उठाया नहीं। ये प्रधानमंत्री ने आईना दिखाया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, जो हमारे इंडियन नेशनल के साथ एक टैक्टिक है, काम करेगा या नहीं कूटनीति में। सुशांत सरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। फॉरेन अफेयर्स के एनालिस्ट हैं सुशांत, इसमें आपको एक नई पोजीशनिंग सबसे पहले नजर आती है कि ऐसे मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री सीधे एड्रेस कर रहे हैं बलूचिस्तान और गिलगिट के लोगों को। देखिए, एक तो गिलगित बल्तिस्तान का भी मुद्दा और बलूचिस्तान का मुद्दा जो है प्रधानमंत्री पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो 15 अगस्त की जो उनकी तकरीर होती है वो भी लाल किले से, उसमें जब उसकी बात की जाती है तो उसको एक और अहमियत मिल जाती है। ये तो बात मेरे ख्याल दैट्स अ नो ब्रेनर। लेकिन ज्यादा बड़ा मुद्दा दो हैं। एक ये कि क्या हम ये सारे मुद्दे इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमारे को कश्मीर में जिस तरीके की घुसपैठ हो रही है, आतंकवाद फैलाया जा रहा है, तो उसका हम जवाब दे रहे हैं। अगर हम इसलिए उठा रहे हैं तो फिर मैं मानता हूं कि ये गलती है। लेकिन अगर हम इसलिए उठा रहे हैं कि अब हमारी नीति बदल गई है और मेरिट्स के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है जो भारत जिसके ऊपर अपना दावा रखता है और उसको वो वापस चाहता है, इसलिए हम उठा रहे हैं। और बलूचिस्तान का मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान की हुकूमत ने फोर्सिबली ऑक्यूपाई किया था, उसके मेरिट्स हैं उस केस के, तब तो मैं इस बात की पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। लेकिन दूसरी चीज, लेकिन एक और चीज है जो ज्यादा अहम है। जम्मू कश्मीर की, मेघाल शर्मा जी बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बोला। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो जो सरकार है वहां पर, उसका जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको एक लिहाज से पूरी तरीके से हताश कर देना, उनका मोराल डिस्ट्रॉय कर देना, उनको ये कहना कि अगर आपके ऊपर पत्थर भी पड़ रहे हो तो आप जरा सर झुका करके साइड से निकल जाइएगा। ये एब्डिकेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हुई है जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा, इसलिए कि मामला थोड़ा सा सुलझ जाए, मेरे ख्याल उससे मामला और खराब हो रहा है और भारत सरकार को थोड़ा सा होश रखना चाहिए कि हालात किस कगार पर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ओके, जफर इस्लाम। देखिए, दो चीजें कही हमारे आपके पैनलिस्ट ने। पहले तो जो पीओके का मामला है, बलूचिस्तान का मामला है, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से रही पड़ोसी देशों की, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया अपने स्पीच में कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन पाकिस्तान जो है टाइम टू टाइम जो है वो जो ट्रैवल कर रहा है हमारे JNK में, जो बार बार देयर फॉर्मेट जो टेररिज्म जो है वहां पर उसका जो बढ़ावा दिख रहा है, और वहां की जो बहुत सारी तंजीमें हैं पाकिस्तान की, वो यहाँ के यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार उसको किसी न किसी तरह का सपोर्ट दे रहे हैं। इस तरह के हालात में पाकिस्तान को पाकिस्तान का आईना मिरर दिखाना जरूरी था। और प्रधानमंत्री ने जो पीओके का इशू उठाया वो इसलिए उठाया
इसलिए कि वो हमारा पार्ट है पीओके। और दूसरी बात, जैसे सुशांत कह रहे हैं ये एक रिएक्शन लग रहा है। इट्स नॉट अ रिएक्शन, लेकिन ये हम शुरू से कहते हुए डे वन से, जैसा सुशांत जी ने भी कहा कि आज उसकी अहमियत बढ़ी है, लेकिन बराबर से हम कहते हैं कि पीओके इज अ पार्ट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो हमारा पार्ट है और हम इसको किसी एक एवरी हमें लेना है। लेकिन बलोचिस्तान की बात जहां कहते हैं, बलोचिस्तान की बात जहां तक, वो हमें पाकिस्तान को मिरर दिखाया कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन बलोचिस्तान में हो रही है वो पूरी दुनिया को एक्सपोज, पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए दुनिया के बारे में। बलोचिस्तान के इशू को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डालना जरूरी है। शर्मल शेख की जब बैठक हुई थी, पाकिस्तान और भारत वहां पर थे और तब प्रधानमंत्री हमारे थे मनमोहन सिंह। आलोक शर्मा जी, आपको याद होगा वो पहला समय था जब बलोचिस्तान शब्द हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में अपीयर किया, और इतनी बड़ी वो एक गलती मानी जा रही थी क्योंकि इस संदर्भ में बलोचिस्तान ने अपीयरेंस की हमारे जॉइंट स्टेटमेंट में कि वहां पर जो गड़बड़ियां हो रही है भारत उसको देखे पाकिस्तान की तरफ से। यानी पाकिस्तान हमेशा हमें एक्यूज करता है बलोचिस्तान पर। अब पूरे पॉलिसी पर यू टर्न हुआ है। देखिए, मैं समझता हूं कि यू टर्न बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कई बार डिप्लोमेसी के अंदर कुछ चीजों को छोड़कर कुछ चीजों को आगे लेकर बढ़ा जाता है, और इतिहास की चीजों को भविष्य में अगर आप नजरिए से देखेंगे तो उसकी व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन आज हम उस मुद्दे पर ना जाएं। बेहतर ये रहेगा कि आज जो भाषण हुआ है, क्या बलूचिस्तान में हम क्या करने जा रहे हैं ये देखना होगा आने वाले समय में। क्योंकि जब जब मोदी जी ने कभी भी पाकिस्तान की तरफ एक भी कोई भी कदम उठाया है तो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बड़े बड़ी तुकबंदियां की हैं। आज तक उसका एक भी रिजल्ट 2.5 साल में नहीं निकला है। उफा के बाद मोदी साहब ने भाषण समाप्त नहीं किया था। 70 सालों में आपने क्या किया है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। बयान देने शुरू किए थे, तो मैं समझता हूं कि अभी देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। आज देखिए उफा में क्या हुआ, जिस तरह की तमाम चीजें आज तक हुई हैं उनका नेट रिजल्ट क्या रहा है कि पहली बार हुआ है कि वहां का जो उच्चायुक्त है वो दिल्ली के अंदर बैठकर ये कहता है कि हम जम्मू कश्मीर की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। पाकिस्तान नीति हो, जम्मू कश्मीर नीति हो, विदेश नीति हो, पूरी तरह से सेल्फ ब्रांडिंग की भेंट चढ़ गई है मोदी साहब ने। जिस तरह से पाकिस्तान के संबंधों को बिगाड़ा है, टेररिज्म बढ़ा है। आज के भाषण में 2D, 3D, 4P, 5S सब गायब हो गए हैं। देश में देश भाषण से नहीं चलता है। मोदी साहब भाषण से भी आगे बढ़िए। अचीवमेंट यहाँ पर पाकिस्तान आपके सामने आंखें दिखा रहा है और आप एक कदम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी बात सही कि देश भाषण से नहीं चलता है, लेकिन चूंकि आज का दिन है भाषण का, आज का दिन है भाषण का, इसलिए इस भाषण को हम एनालाइज करें। देखिए 1 घंटे 32 मिनट लगभग का भाषण था। गिलगिट और बलूचिस्तान उसका एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे महंगाई की भी, क्योंकि बहुत खुलकर प्रधानमंत्री ने महंगाई की बात की। एक तरह से माना कि दिक्कत है और उसे सुलझाने की भी कोशिश करें। उस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। आजादी का पर्व आज मनाया जा रहा है और इस मौके पर जो स्पीच थी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसका हम एनालिसिस आज कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पैनलिस्ट, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे महंगाई की। ये एक बड़ा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री ने उठाया, और आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। बहुत साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि महंगाई हमने कम रखने की कोशिश की है, लेकिन अकाल की वजह से कुछ महंगाई जरूर हुई है, उस पर भी हम पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको वो हिस्सा सुनाते हैं। इन्फ्लेशन रेट 10% को भी पार कर गया था। हमारे लगातार कदमों के कारण इन्फ्लेशन रेट हमने 6% से ऊपर जाने नहीं दिया है। ओके, तो महंगाई पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। जफर इस्लाम, आपको लगता है कि काफी बोले, ये देखते हुए कि कितना बड़ा इशू है इस वक्त? उनका कहना है कि पहले से तो कम है, लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन फिर से चढ़ी हुई है। जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं ये आपको भी पता है। देखिए,
उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बात कही इन्फ्लेशन से रिलेटेड। एक तो उन्होंने बताया कि भाई 2 साल बैक टू बैक जो है वो अकाल पड़ा है, तो वो सबको मालूम है अकाल में पड़ने के बाद क्या स्थिति रहती है। उसके बावजूद जो इन्फ्लेशन दर था डबल डिजिट के आसपास था, वहां से नीचे आया है। ये तो सच्चाई है कि 3.8% नीचे आया है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई मुझे पूरा टाइम दीजिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि हमने टारगेट किया है 4% इन्फ्लेशन दर का। वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आगे आने वाले दिनों में प्लस टू माइनस टू 6% है ही अभी, प्लस टू माइनस टू भी। तो आप दोनों तरफ देखिए ना, एक तरफ नहीं देख सकते, कॉइन का दोनों हिस्सा होता है। और तीसरी बात जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि उन्होंने कहा है कि जो परिस्थितियां थी उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए ताकि जो खाने वाले चीजों में जो थाली परोसते हैं उस पर किसी तरह का असर ना पड़े, लोगों के, एक गरीब आदमी के पॉकेट पे असर ना पड़े। उसके लिए जो बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन लिए गए हैं उसमें खास के ऐसा लिया गया है कि किसानों को, देखिए अगर आप पूरे थाली की बात करें तो उसमें शायद दाल का जरूर दाम बढ़ा है और प्रधानमंत्री ने इसको एक्सेप्ट किया कि दाल के दाम बढ़े हैं, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं वो मैं आपको कदम उठाए उन्होंने वो इसलिए कि जो कल्टीवेशन एरिया है जो दाल के लिए इस बार बढ़ाया है, बहुत बढ़ गया है। जो गैप था जो प्रोडक्शन और जो डिमांड में, उसमें जो सप्लाई एंड डिमांड में, उसकी वजह से कि प्रोडक्शन उत्पादन कम होता है, उसकी जी आप कह रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं। सवाल है कि क्या कोशिशें काफी हैं, देर से हुई है, और क्या इस इशू को सही से एड्रेस किया है? जी चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो ये बात, कमोडिटी गुरु हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, सबसे पहले तो ये बात कि इस पर खुलकर प्रधानमंत्री बोले आज के दिन। नहीं, बात ऐसा है कि जो 10% कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ। जी आप पूरा करें पहले चंद्रशेखर जी, फिर आलोक शर्मा ऐड करें। जी चंद्रशेखर जी। हाँ, तमन्ना, प्रधानमंत्री ने कहा 10% से अब महंगाई 6% हो चुकी है। इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें सरकार का ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो भाव काफी घट चुके हैं उसका ही फायदा हमें मिल रहा है। 6% कोई ज्यादा उत्पादन या भावों के वजह से, खाद्यान्न के भावों के वजह से नहीं है। नंबर 2, ये जो 2 साल में जो सूखा जैसे हालत हमारा देश में देखा है, तो इसमें जो एल नीनो का जो इंडिकेशन था पहले ही था, 2013 में ही हमें पता था कि 14-15 में शायद एल नीनो का असर पड़ सकता है। तो 2014 में क्या कदम सरकार ने उठाया मुझे पता नहीं है। और दालों का मामले में खास करके मैं समझता हूं कि इस सरकार को अच्छी तरह एडवांस प्लानिंग हो सकता था दाल का मामले में टू कंट्रोल प्राइसेस, मगर उन्होंने देवर क्वाइट इंडिफरेंट, काफी उन्होंने ध्यान दिया नहीं दालों की ओर और आसमान छू गए भाव। तो इट इज कोई बड़ा क्रेडिट नहीं है सरकार के लिए। ओके, एक इसमें बड़ी बात, और हम आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास, लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि नीलांजन और शरद प्रधान अपनी बात भी रखें। शरद प्रधान, महंगाई एक ऐसा इशू है जो पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है। प्रधानमंत्री ने उस पर खुलकर उन्होंने बात की, लेकिन आपको लगता है कि और डिटेल और एम्फेसिस हो सकता था? नहीं, मुझे लगता है इतनी खुल के बात नहीं करी जितना करना चाहिए था, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है। देखिए, जहां तक दाल का सवाल है, सब्जियों का सवाल है, वहां पे अप्रोप्रिएट स्टेप्स बिल्कुल क्लियर कट नहीं लिए गए, ना तो प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए गए, ना उसका क्योर किया गया। क्योंकि एक पहलू जो बहुत अहम है और जो सबको मालूम है कि बड़ी क्लियरली होता है, वो जमाखोरी, होर्डिंग। अच्छा, और ये एक आम परसेप्शन है कि होर्डिंग का काम जो है वो जो लोग करते हैं वो ज्यादातर लोग बीजेपी से एसोसिएटेड है, क्योंकि ये ट्रेडर कम्युनिटी जो है वो ट्रेडिशनली बीजेपी की सपोर्टर रही है। तो क्या ये वजह है कि उन्होंने उसके खिलाफ कोई हार्श स्टेप्स लेने की बात नहीं करी? आई डोंट नो अबाउट होर्डिंग। देखिए, जो बाकी जी, क्योंकि नीलांजन जी सारा एम्फेसिस तो रहा है कि होर्डर्स, लेकिन क्या होर्डर्स उसके सही कारण हैं? ये भी एक एनालिसिस का विषय है। तमन्ना, नहीं, प्रोडक्शन भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, आप अकाल की वजह से प्रोडक्शन में कमी रह गई थी, उत्पादन में कमी हुई थी, उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई इस बार। आप देखिए, जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है इस बार जो दालों के लिए, वो बहुत ज्यादा। दूसरी बात जो है, जो इम्पोर्ट, जो बाकी जो गैप है
वो इंपोर्ट करने की भी पूरी हमने ऑलरेडी पहले से प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इस बार जो गैप दिखता है वो बिल्कुल गैप नहीं रहेगा और दालों की कीमत भी नहीं बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिलाया है कि आप जो थाली परोसते हैं वो आपको महंगा नहीं पड़ेगा। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन तो ठीक है, और हमने पॉलिसी डिसीजन लिए है, सरकार ने पॉलिसी डिसीजन लिया है। आलोक शर्मा, तमन्ना जी, मैं समझता हूं कि 1.5 घंटा मोदी जी को झेला है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ा सुनने की आदत डालें। अरे आलोक जी, मुझे आपकी चिड़चिड़ाहट में समझ में आती है, आपकी सुलगती हुई जमीन जो है ना कांग्रेस की, इसलिए आपको परेशानी होती है। जी, एक क्षेत्र पे बात कीजिए, देश के अंदर अगर सूखा पड़ता है और देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से उसको अकाल बताता है और सारा पैनल उसको अकाल बताने लगता है, तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये अकाल नहीं था। देश के प्रधानमंत्री को शब्दों का चयन सोचकर करना चाहिए। विदेश का मीडिया कहेगा कि फैमीन था, ड्रॉट नहीं था। मैं समझता हूं कि शब्दों का चयन ठीक से होना चाहिए। इसके बाद आपने महंगाई की बात की। मोदी साहब ने बहुत नारे दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार उनकी सरकार 3 बार महंगाई का जिक्र किया, लेकिन एक बार भी नहीं बताया कि हमने इंपोर्ट क्यों लेट किया दालों का, क्योंकि हमारे कृषि मंत्री बिहार के चुनाव में व्यस्त थे। एक बार भी नहीं बताया कि जो इन्फ्लेशन फंड पिछले 2 साल पहले भाषण में बताया था 500 करोड़ का, उस इन्फ्लेशन फंड का क्या हुआ, वो कहां चला गया। 50 पैसे जब प्याज बिकी तब भी सरकार गायब थी। 100 रुपए किलो प्याज बिकी तब भी सरकार गायब थी। ओके, तो इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा आलोक जी, देखिए एक मिनट सुन लीजिए। अगर आप कहना चाहते हैं ये आपकी बहन है, अगर आप आज प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि रूरल इकोनॉमी में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को आप अगर डेवलप करते हैं पिछले 67 सालों में, तो शायद आज देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्रॉब्लम है कि ना तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का आपने ध्यान रखा, ना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का, और इसी कारण जो है पेरिशेबल गुड जो है पेरिशेबल चीजें हैं बार डीजल के प्राइस के ऊपर आपने एक्साइज करने के बाद सोचिए कि हमारे कमियां रही। नीलांजन मुखोपाध्याय का थोड़ा सा एनालिसिस सुन लीजिए। आप अपनी कमियों का प्रधानमंत्री के भाषण जफर इस्लाम जी, एक मिनट। आलोक शर्मा, एक मिनट आप प्लीज रुक जाइए। नीलांजन दिखाना चाहता हूँ आज का आपकी सरकार की कमियों की वजह से आज हिंदुस्तान में हालत है। बात कर रहे हैं, रुक जाइए आप दोनों, प्लीज रुक जाइए। नीलांजन जी, फैक्ट ये है कि महंगाई एक बड़ा इशू है और इसलिए उस पर ध्यान दिया है प्रधानमंत्री ने। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता चुपचाप शांति से सुनना चाहें तभी बोलने से कोई फायदा है। क्योंकि मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि करीब 15 दिन पहले लोकसभा में बहस हुई थी इन्फ्लेशन के ऊपर, जिसमें इसी कार्यक्रम में शाम को आपने एक चर्चा की थी। जो नॉइज लेवल था उस दिन के कार्यक्रम के डिबेट में, वही जो नॉइज लेवल है वो आज भी बरकरार है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सप्ताह में डिबेट का जो स्तर है वो ये कि मेरे आंकड़े तुम्हारे आंकड़े से बेहतर हैं, उसके आगे नहीं प्रोग्रेस किए। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हिंदुस्तान की जो जनता है वो, उनके लिए महंगाई एक सबसे कंसिस्टेंट इलेक्टोरल मुद्दा है। महंगाई की मार कमर तोड़ गई एक पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है। सरकार की तरफ से, चाहे कांग्रेस जब सरकार में होती है, भारतीय जनता पार्टी जब अब सरकार में है, तो उसको ना रिकॉग्नाइज करना शायद उनकी अपनी पॉलिटिकल फुलिशनेस का ही एक इंडिकेशन है। जी, काफी डिबेट हो चुका है कि महंगाई का जो मुद्दा है, चंद्रशेखर जी ने बिल्कुल सही कहा, 6% जो इन्फ्लेशन गिरा है 4%, उसमें इस सरकार के कोई खास इनिशिएटिव्स नहीं है। जो इनिशिएटिव जब लेने चाहिए थे, आलोक जी ने सही कहा कि जब प्याज के दर जो है बिल्कुल क्रैश कर गए थे तब इंटरवीन करना चाहिए था, तब नहीं किया गया। जब दिखने लगा कि दाल के स्टॉक्स में कमी हो रही है तब उसके इंपोर्ट्स बढ़ाने चाहिए थे। तो एक तरह से फूड मैनेजमेंट प्रायोरिटी नहीं है। जिस तरह से इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए उस तरह से सरकार ने नहीं किए। उनको खुद अपने भविष्य के लिए उसको सोचना चाहिए कि कहां गलती हुई है, ताकि अगले 2 साल में ना करे, अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार में वापस पॉइंट पर आप आइए जफर इस्लाम जी, क्योंकि जो 10 से 6
का आंकड़ा आया है और आरबीआई की भी बात की प्रधानमंत्री ने कि हमने +2 -2 का एक रेंज रखा है ताकि महंगाई काबू में हो, लेकिन 10 से 6 क्रूड प्राइसेस की वजह से हुआ है। इसमें सरकार की कोई पॉलिसी हो या उसकी वजह से हो, ऐसी स्थिति नहीं है। तमन्ना जी, अगर आप देखिए क्रूड प्राइसेस जो है वो मार्केट डिटरमिन प्राइस है, वो आज ऊपर भी जा सकता है, कल नीचे आया था। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने ये डिक्लेयर किया कि 4% +2 -2, तो आज कहीं ना कहीं हमारी इस दिशा ही में काम कर रहे हैं कि हमारे इन्फ्लेशन रेट नीचे ही रहे, चाहे क्रूड का प्राइस कहीं भी जाए। उससे तो उन्होंने लिंक तो नहीं किया है इन्फ्लेशन को, पहली बात। दूसरी बात जो है, देखिए बहुत हमें पैनल में जो बैठे हैं, जो लोग, उनका आदर करते हुए कह रहा हूं कि देखिए कुछ चीजें जो है वो समझना पड़ेगा कि अगर जैसा मैंने कहा कि अगर शायद हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाते, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप कर पाते, तो शायद जो पेरिशेबल चीजें हैं उसका प्राइस कभी नहीं बढ़ता, चाहे वो टमाटर हो, चाहे प्याज हो, चाहे इस तरह की चीजें। अगर हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता, अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, तो शायद जो कांग्रेस ने असमर्थ रही उसको 67 सालों में देने में। दूसरी बात है जो फूड प्रोसेसिंग पर क्या हुआ, अब जैसे आप टमाटर प्यूरी आप बना के रख दें, आप टमाटर प्यूरी देंगे तो आपको शायद दाम नहीं बढ़ेगा। आप जो आज सड़ जाता है, कभी एक शहर में एक मध्य प्रदेश में टमाटर 20 रुपए। इस पर हम पूछेंगे जी चंद्रशेखर से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद महंगाई क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है और इस पर बात भी की प्रधानमंत्री ने, हम सबको इफेक्ट करता है, इस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। देश की आजादी को 70 साल हो चुके हैं और आज तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से स्पीच दी, भाषण दिया उन्होंने। 1 घंटे 32 मिनट का भाषण था और उसमें कई सारी उपलब्धियां भी गिनाई। हम फिलहाल बात करें महंगाई की, क्योंकि महंगाई का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। और जी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े, हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। जी चंद्रशेखर जी, ब्रेक के पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम दलील दे रहे थे कि इंपोर्ट तो हमने किया है, सारी कोशिशें की हैं, उससे कितने सहमत हैं आप? हाँ, मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने 2014 और 15 में जब हमें पता था कि एल निनो आने वाला है हमारे देश में और सूखा जैसा हालत होगा, तभी इनको प्लानिंग करना चाहिए था। प्लानिंग में जरूर एक विलंब हुआ है। मैं इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, कई बार लिख चुका हूँ। इस सरकार के अंदर और पिछले सरकार के अंदर भी कमर्शियल इंटेलिजेंस जो कहा जाता है, यानी मार्केट में क्या हो रहा है, विश्व बाजार में क्या हो रहा है, इस कमर्शियल इंटेलिजेंस की काफी कमी है। और आज तक जो भी हो रहा है उसको पता सब कुछ है, अगर आगे जाकर के 3 महीना बाद होगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसे कहते हैं कमर्शियल इंटेलिजेंस। और एक सवाल ये है कि क्या सरकार पुल बैक कर पाई है, दाल के दामों को क्या काबू में कर पाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाई है। पिछले 1 साल में अभी भी दाल के भाव ज्यादा है, मगर मैं समझता हूँ सितंबर महीने का बाद जब नई फसल आएगी, एक बड़ा बम्पर क्रॉप आएगा, इम्पोर्ट भी आएगा, उसका बाद ही दाल के भाव में हम कुछ काबू पा सकेंगे। उसके पहले तो भाव ज्यादा ही रहेगा। ओके, एक और जो बड़ी बात निकल कर आई पूरे स्पीच में, और थोड़ा सा उस तरफ हम ले जाते हैं डिस्कशन को। शरद प्रधान जी अपनी उपलब्धियां गिनाई प्रधानमंत्री ने और असंभव को संभव जो कार्य किए हैं उनका जिक्र किया। उसमें ओआरओपी की बात उन्होंने की, जनधन योजना की उन्होंने बात की, कई सारी जैसे जैसे ईरान के साथ रीनेगोशिएट किए, गैस के सारे कतर के साथ रीनेगोशिएट किए, ये सारी उन्होंने बातें की। तो आपको लगता है कन्विंसिंग रहा उनका एक्सप्लेनेशन? काफी ऐसी चीजें उन्होंने अटेम्प्ट की जो पहले नहीं हुई थी या लटकी हुई थी? नहीं, मुझे लगता है जो उपलब्धियां जिस तरह से गिनाई उनके वो एक तो रेपिटेटिव थी, वो कई दफा ये चीजें कह चुके हैं और 2 साल की उपलब्धियां बताते जा रहे हैं, जो कि ऐसा रिफ्लेक्ट करता है कि उनके दिमाग में ये लुकिंग एट द आगे जो स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं उस नजरिए से, मतलब 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन इस तरीके का नजरिया जो है ज्यादा शोभा नहीं देता है, क्योंकि बार बार उसी पे एम्फसाइज करना कि मैंने ये कर दिया, और इस बात पे बहुत जोर था कि मैंने ये कर दिया।
सरकार ने, हमारी सरकार ने नहीं, मैं बहुत ज्यादा मैं था, तो उससे ये जाहिर होता है कि वो इम्प्रेस करना चाह रहे हैं इलेक्टोरेट को कि ओआरओपी की बात कोई नई नहीं है, वो हो चुकी, काफी दिन हो गए, वो बार बार उस पर जोर दे रहे हैं बताने के लिए, और इस नजरिए से कि उसका क्या वो हार्वेस्ट रीप कर सकते हैं इलेक्टोरल सिनेरियो में आगे जो स्कीम थे जैसे उन्होंने शुरुआत की चैलेंजेस के। शरद प्रधान जी अगर आपने ठीक से सुना होगा प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने अपने बारे में नहीं कहा है, इसका सारा श्रेय उन्होंने देश के 125 करोड़ लोगों को समर्पित किया। तो उन्होंने आप खुद को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सब लोगों के कंट्रीब्यूशन से। लेकिन ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा शरद प्रधान जी, जनधन जैसे योजनाओं को, मुद्रा जैसे योजनाओं का अगर जिक्र किया, जनधन, तो लेट्स टॉक अबाउट स्वच्छ भारत ऑल्सो। आलोक शर्मा जी, स्वच्छ भारत में आज प्रधानमंत्री ने बताया कि 2 करोड़ टॉयलेट बने हैं, लेकिन स्वच्छ भारत सेस जो हम दे रहे हैं उस हिसाब से क्या ये एक गेम चेंजिंग आइडिया है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ठीक से? तमन्ना जी, मैं 3-4 चीजें कहना चाहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, आज हम देश की बात कर रहे हैं, थोड़ा शांत रहिएगा। देखिए, मोदी साहब ने कहा 1 हफ्ता लग जाएगा, बिल्कुल 1 हफ्ता लग जाएगा। जो असंभव था उन्होंने उसको संभव कर दिया है। मात्र एक कोहिनूर को लंदन से लाना रह गया, बाकी सब कुछ हो गया। 3-4 चीजों पर आते हैं। अगर आपने इतना कुछ कर दिया था तो रुपया की कीमत डॉलर के मुकाबले क्यों गिर गई? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्यों गिर गया? जो हमारा एक्सपोर्ट था वो लगातार क्यों गिर गया? महंगाई क्यों बढ़ती चली गई? टेररिज्म क्यों बढ़ता चला गया? किसान का सुसाइड रेट क्यों बढ़ता चला गया? लेकिन आज का विषय आपका भाषण है, इस पर आते हैं। आपने कहा स्वच्छता अभियान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशताब्दी का 4 बार उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए तमन्ना जी, मैं उठ जाता हूं अगर इस तरह से। आप उठ जाइए, लेकिन अगर आप रोक नहीं सकते बोलने के लिए। नहीं, अगर इस तरह से देखिए प्रधानमंत्री वहां से मंच से झूठ बोलेंगे और ये प्रवक्ता भी यहाँ पर बैठकर झूठ बोले, अच्छा नहीं लगता। और फिर जफर इस्लाम उसका जवाब देंगे, आप अपनी बात पूरी रखिए। मैं समझता हूं कि देखिए, स्वच्छ भारत अभियान में अगर 2 साल के आंकड़े उठा के देखेंगे तो नंबर ऑफ टॉयलेट्स जो बने हैं वो पिछले 2 साल से कम बने हैं। ये सरकारी वेबसाइट बता रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती का 3 बार उन्होंने जिक्र किया, लेकिन आज जिस गांव में 1 साल पहले मोदी साहब भाषण देके आए थे, वो गांव, उसकी हालत पिछले 3 दिन पहले एक नेशनल चैनल ने दिखाई थी। उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री साहब कहें कि मैंने असंभव को संभव कर दिया है तो ये देश तय करेगा। आपने कहा कि किस तरह से, नहीं, मैं ब्रांडिंग में विश्वास नहीं रखता हूं। अरे भाई, पहले 1 साल के अंदर 910 करोड़ रुपए आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के लिए। सरकार गायब, देश गायब, मोदी मोदी मोदी, इसके अलावा कहीं कुछ नजर आता है? मैंने कर दिया, मैं कर दिया, विदेश मंत्री गायब, फॉरेन मिनिस्टर सोने को हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह, अरे आलोक जी, मैं बोलूं कुछ? ठीक है, अब आप रिबटल ले लीजिए, लगाई है, अब आप रिबटल ले लीजिए और स्वच्छ भारत पर स्पेसिफिकली आते हैं। देखिए, एक सारी चीजें, आप बहुत सारी चीजें अगर एक साल हो गया, अगली बात की मैं कहते हैं कि 5% बकाया है। अरे मैथमेटिक्स को आलोक जी 99.5% आलोक जी तो 5% नहीं बचेगा, 0.5%। ओके, एक मिनट, एक शरद प्रधान एक लाइन ऐड कर रहे हैं, फिर आप साथ में रिबटल दीजिएगा। ओके, एक मिनट, शरद प्रधान एक लाइन ऐड कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान का जहां तक सवाल है, मोदी जी ने जो 2 विलेजेस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में अडॉप्ट करी थी, वहां पे ही वो कायदे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, वहीं की काफी दुर्दशा है। नहीं, तो इसमें देखिए, हम सीरियसली इसके बारे में बात कर रहे हैं और मोदी जी लाल जी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ टॉयलेट बनाने से बात नहीं बन रही है, क्योंकि लोगों को इस्तेमाल के लिए भी आपको कोई या तो प्रोग्राम करना होगा या अवेयरनेस बढ़ानी होगी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। देखिए तमन्ना जी, जो पहले तो बात आलोक जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। इनके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, जो मुंह ही नहीं खोलते थे। उन्हें तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने ऐसा देखा जो मुंह नहीं खोलना चाहिए, वो किसी से कमांड लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री देश की सेवा के लिए प्रधान सेवक है, देश की सेवा करते हैं, इसलिए उनका अधिकार है बोलने का और वो जरूर बोलेंगे। आपको ये बुरी लगती होगी बात, इसलिए कि आपने देखा ही नहीं है, आप तो कमांड कहीं और से लेते हुए, इसलिए आपको समझ। अब जहां तक स्वच्छ भारत की बात है, देखिए आलोक जी आप चुप रहे, थोड़ा सिविलिटी लाइए अपने आप में, थोड़ा चुप रहे। सुनिए, मैं कह रहा हूं, देखिए कोई भी नेशन
कोई भी जो डेवलप्ड नेशन नहीं हो सकता जब तक उसमें सॉफ्टवेयर इश्यूज जब तक एड्रेस नहीं है, और सॉफ्टवेयर इश्यू में सैनिटेशन बहुत बड़ा इशू है। आलोक जी हाथ जोड़ के आज करते हैं, आप चुप रहे तो अच्छा रहेगा। 25,000 के तनख्वाह वाले को 30,000 नहीं मिल रहे, झूठ बोला प्रधानमंत्री। अरे आलोक जी, आपको थोड़ा तो शर्म कीजिए। 67 सालों में कुछ नहीं किया आपने। आपके प्रधानमंत्री मुंह बंद रखते थे, इसलिए कमांड किया आपसे मिलता, उसके बावजूद आप कर रहे हैं। हमें तो बोलने दीजिए कम से कम। देखिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सैनिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। प्रधानमंत्री जो है इसके बारे में बहुत सेंसिटिव है, हमारी सरकार सेंसिटिव है कि डेवलप्ड नेशन कभी नहीं हो सकता अगर आप सॉफ्टवेयर इश्यू पे। स्वच्छ भारत, देखिए आप मैजिक पॉइंट तो है नहीं। स्वच्छ भारत का क्या हो रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत नहीं है। नहीं, सारी हम तो सरकार में बिलीव ही करते हैं ट्रांसपेरेंसी में, लेकिन हम कह रहे हैं कोई मैजिक पॉइंट नहीं कि आज अनाउंस हुआ कल आपके सारे जगह जो सैनिटेशन का है सब कुछ। लेकिन 2 करोड़ टॉयलेट बने हैं और टॉयलेट बन रहे हैं, इसकी तरफ से पूरी कोशिश। और जहां तक अवेयरनेस की बात है, आप देखिए कितने इश्तेहार आ रहे हैं इस बारे में, और लोगों के लिए। प्रधानमंत्री अपने बारे में नहीं बात कर रहे। छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम आगे क्या बड़ी मैसेज निकल कर आई है स्पीच से, उस पर हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा। प्रधानमंत्री के स्पीच की एनालिसिस हम कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर, और आखिरी सेगमेंट में हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे। समय की सीमा है, इसलिए सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप संक्षेप में बोलें। नीलांजन, एंड में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि स्पीच शुरू होने के पहले आपने कहा था कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस पर फोकस रहेगा, क्या वो पॉलिटिकल मैसेजिंग आई? क्योंकि उन्होंने रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत की काफी बातें की। मुझे ये समझ में आया कि किन मुद्दों को लेके वो जनता के सामने जाएंगे और वोट मांगेंगे। लास्ट मैन डिलीवरी, जो स्कीम्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो कमी रही है उसको कोशिश करेंगे दूर करने की। कोई नया और खास स्कीम अनाउंस नहीं की। जो मेजर लिमिटेशन है, जो सोशल विजन होना चाहिए, खासतौर से पिछले 6 महीने से जिस तरह से सोशल स्ट्रेस और स्ट्राइफ बढ़ा है, उसको एड्रेस करने में नाकामयाब रहे हैं। संघ परिवार के अंदर जो एक इकोनॉमिक नेशनलिस्ट का जो स्वदेशी ब्रिगेड जिसको बोलते हैं हम लोग, उनके लिए एक काफी सिग्निफिकेंट मैसेज है कि आज के युग में ग्लोबलाइजेशन को नकारा नहीं जा सकता है। ये एक रियलिटी है, इसी के अंदर हमको काम करना पड़ेगा। तो ये ब्रॉड किस्म के जनता के सामने जाते हैं। जी, लास्ट माइल डिलीवरी की जो बातें थी शहर प्रधान, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया आईटी रिफंड का, कि पहले चने चबाने पड़ते थे रिफंड के लिए, और आजकल मिलता है रिफंड। जो देख रहे हैं उनका भी ये एक्सपीरियंस है। ये सारी चीजें इंक्रीमेंटली लोग देखते हैं कि उनका जीवन कैसे चेंज हुआ है। नहीं, ये ठीक है कि इन्होंने, लेकिन मेरा कहना, मेरा मानना यह है कि जो इन्होंने जितनी भी बातों पर एम्फसाइज किया वो विद इलेक्शंस इन माइंड था। वो मजदूरों की बात कर रहे थे, किस तरह से ईपीएफ का पैसा जो है पड़ा रहता था सरकारों में, सरकारी खाते में नहीं मिलता था, उसकी उन्होंने बात करी। उन्होंने जो फार्मर्स के बारे में जो बात करी, किसान के बारे में बहुत एम्फसाइज किया वेरियस चीजों पे कि वो यूरिया इजीली अवेलेबल रहता है, फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया। इन सब चीजों से दिखता है कि विद इलेक्शंस इन माइंड उनका सारा फोकस उस पे था, इस पे नहीं था कि नए चैलेंजेस क्या होंगे, नई स्कीम्स क्या हो सकती हैं, लेकिन सारा जोर इसी पे था जो ऑलरेडी मैंने कहा। इसीलिए मैं उसको रेपिटेटिव कह रहा हूं कि जो बातें ऑलरेडी कही जा चुकी हैं उन्हीं को उन्होंने री एम्फसाइज किया। ओके, जिसके पीछे क्लियर आइडिया नहीं दिखा, नजरिया है, न्यू आइडिया नहीं दिखा। नहीं, देखिए हमारे प्रधानमंत्री विजनरी हैं। पहली बात, उनका जो विजन है हमारे देश के लिए, एक न्यू इंडिया के लिए, उसके लिए जो उन्होंने बात कही ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म एंड परफॉर्म, उससे जो है जो उसका जो इम्पैक्ट है उन्होंने थोड़ी बहुत बातें कही, थोड़ी बहुत बातें आपको आगे दिखेगी भी, जो कि एक आम जिंदगी में असर पड़ेगा, जैसे गरीबों की जिंदगी पर असर पड़ेगा पॉजिटिव तरीके से, किसानों पे पड़ेगा, यूथ पे पड़ेगा, और साथ में जो एक अच्छी बेहतर जिंदगी देने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमारी सरकार उस दिशा में काम करेगी। खास कर उन्होंने जो उल्लेख किया, देखिए जो उन्होंने कहा कि 1000 दिन का टाइम लाइन रखा था, जो लोगों पे 18,000
गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए वो 500 दिन से भी नहीं हुए, लेकिन आलोक शर्मा जी, मोदी साहब के अगर पिछले 4-5 भाषण उठा के क्लब अप कर लें तो उसमें एक भी कोई आज के भाषण में नई चीज नहीं है। नीलांजन जी ने जो बात कही कि डिलीवरी की, आज वो केवल और केवल अपनी डिलीवरी को छुपाते हुए नजर आए कि मैं कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाया हूं। चाहे वो सामाजिक सौहार्द की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, अर्थनीति हो, विदेश नीति हो, महिला सुरक्षा हो, मजदूर हो, बाल विकास की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, हर फ्रंट पे फेल हो गए हैं। जहां तक बात आईटी रिफंड की है, मेरा स्वयं का आईटी रिफंड मार्च से लेकर आज अगस्त हो गया है, अभी तक नहीं आया है। केवल शब्दों से और भाषणों से देश नहीं चलता है। मैं कहूंगा कि मोदी साहब देश को डिलीवर करना शुरू कीजिए। मनी को आपने तमाम तरह के राइटर फैला दिए हैं, इनको समेटिए। जम्मू कश्मीर जल रहा है भाषणों से और रंग बिरंगी जैकेट से देश नहीं चलेगा। 10 सालों का इस तरह का देखा है यूपीए की गवर्नमेंट, जहां प्रधानमंत्री कुछ ना बोले, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। और प्रधानमंत्री बोलते थे और बार-बार 125 करोड़ लोगों में आपके लिए भी, वो आपके घर में 125 करोड़ लोग हैं जिनके बारे में बात करते हैं। एक जो खास बात हमें नजर आई, जो बहुत साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एंटाइटलमेंट की राजनीति नहीं करना चाहते, एम्पावरमेंट की, यानी वो सरकारी खजाने से पैसे निकालकर नहीं बांटेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे कम घटा है, कितना कौन एम्पावर हो गया? मजदूरों के जो अधिकार थे, जनधन से लोगों तक पैसा पहुंचा है। आप लोग जो बीच में आपके ही पुराने प्रधानमंत्री ने कहा तो 16 पैसा पहुंचे, 84 पैसे आप लोग खा लेते हैं। मेरा जो सवाल है, कम से कम आज डायरेक्ट 100 पैसे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जा रहा है। एम्पावरमेंट की राजनीति क्या रिस्की नहीं है, खास करके जब आप चुनावों में जा रहे हैं? नीलांजन, बस अंत में बिल्कुल संक्षेप में प्लीज, एम्पावरमेंट की राजनीति जिसकी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कि हमने ऐसा नहीं कि सब मुफ्त में दे दिया है, हम एम्पावर कर रहे हैं लोगों को, एंटाइटलमेंट की राजनीति नहीं कर रहे, क्या एक रिस्की स्ट्रैटेजी है? नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल रिस्की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप उनके कैंपेन को जाके दोबारा से अगर एनालाइज करें तो उसमें बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे। उस समय जो बात की जाती थी उसमें उन्हीं चीजों के बारे में बात की जाए जिनको अब नकारा जा रहा है, जिनको आप सवाल पूछ रहे हैं। एंटाइटलमेंट बेस्ड राजनीति की बात करें कि इसको नकार रहे हैं, लेकिन उस समय जब वादे किए जाते थे तो उसमें कतई इस तरह की बातें नहीं बोली जाती थी कि एंटाइटलमेंट बेस्ड राजनीति से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो काफी रिस्की स्ट्रैटेजी है ये। किस तरह से जाके चुनाव में इसके क्या फायदे होंगे या क्या नुकसान होगा, ये तो खैर हिंदुस्तान की जनता बताएगी कि उनको ये भाषण कैसा लगा। हम लोग स्टूडियो में बैठ के जज नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन हम इसको एनालाइज जरूर कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं सबको, हमारे सारे आलोक जी आपको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं ये थोड़ा प्रोपेगेट आप अपने आलोक जी को आपत्ति है हमारे प्रधानमंत्री जी की बोलते हैं। उन्होंने देखा ऐसा 10 साल का राज जहाँ पर बोलते हैं प्रधानमंत्री आपके लिए देते हैं। और इसी अच्छे पॉजिटिव नोट पर समाप्त करते हैं इस चर्चा को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।